चलिए आज की सभा शुरू करते हैं। पिछली क्लास में सेक्शन 29 और सेक्शन 30 ये दो सेक्शन करवाए थे। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे दोनों माइनर के लिए। ठीक है, आज सेक्शन 31 से और कुछ सेक्शन 35 तक चलेंगे। लगभग सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। 35 भी नहीं, 37 समथिंग तक एक साथ जुड़े हुए हैं सारे, तो वो सारा हिस्सा कवर किया जाएगा। देखते हैं। सेक्शन 31 सुनते ही कहोगे कि ये क्या सेक्शन आ गया। असल में सेक्शन नंबर 31 से लेकर सेक्शन 37 तक इस पूरे बीच में लगभग एक ही बात बताई गई है, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बताओ? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है निर्माण और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विनिर्माण, पुनः निर्माण। तो फर्म का दोबारा बनने से रिलेटेड यहाँ पे बातें हमें पढ़नी हैं। क्या क्या पढ़ना है तो देखें। पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये है तुम्हारा सेक्शन नंबर 31। दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये है सेक्शन नंबर 32। ठीक है, और 36 और 37 में भी कुछ बातें इससे जुड़ी हुई मिल जाएंगी। देन एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर आएगा सेक्शन 33 में। इंसॉल्वेंसी आ जाएगा सेक्शन 34 में। डेथ ऑफ पार्टनर आएगा सेक्शन 35 में। ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं और इसी में रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक और आ जाता है जिसके बारे में तुम पढ़ ही चुके हो, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद आया? सेक्शन 29। अपना, हाँ, अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर दूसरे को दे देना। यही है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके सबके बारे में देखा जाएगा। किया जाए शुरू। सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बहुत सी चीज़ें तुम पहले ही पढ़ चुके हो उसके बारे में।
एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये तुमने 12th क्लास में पढ़ लिया होगा, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा ही जानते होगे। बस जो तुम नहीं जानते वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। एडमिशन करना है अगर किसी पार्टनर का, कैसे हो, एज एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के द्वारा ही होगा। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं ना, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट से एडमिशन कर सकते हो, और मतलब प्लस, मतलब एंड मतलब प्लस, एक बात और ध्यान रखनी है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक्सप्रेस फॉर्म में एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ सभी पार्टनर का कंसेंट भी मौजूद होना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट वैलिड है बट वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कंसिडरेशन तो है, लेकिन वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कानून की नज़रों में वो एग्रीमेंट सही नहीं है, इल्लीगल है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। हाँ? क्या तो उसने बताया तो होगा। यही था एज एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, लिखित में हो। अब एक्सप्रेस कैसा होता है, रिटिन या ओरल, तो रिटिन में या ओरल में हो, साथ ही साथ सारे पार्टनर का कंसेंट भी मौजूद होना चाहिए। ओरल का एग्रीमेंट है, मतलब ओरल में, तो उसमें एज अ प्रूफ में क्या दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो रख लो। ओरल के केस में वही रिकॉर्डिंग होती है ना। जैसे पुराने अगर तुमने डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हो, सुनी हो, या वीडियोस देखी हो, मूवीज़ देखी हो, तो उसमें पुराना सीन दिखाया तो उसमें देखा होगा एक रिकॉर्डर लेते हैं और उसमें बोलते हैं आज 23 सितंबर सन 2024 सुबह के 7 बज रहे हैं, हम 10 बज रहे हैं, हम आज अमेज़न के जंगलों में आए हुए हैं, यहाँ पर ये मौजूद है, वो मौजूद है। एक गुफ़ा गए थी, गुफ़ा में गए तो उसमें 3 हाथ वाला एक इंसान दिखाई दिया जो हम पे झपट्टा मार रहा था, हम भाग के आ गए। रिकॉर्डिंग, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है तो वो ऐसे करते थे, वही प्रूफ माना जाता था। नायक मूवी देखिए, बस जलाने वाला एक ऑर्डर देता है ना सीएम कि बसें जलती हैं तो जलने दो, दंगे होते हैं तो होने दो, दंगे में हमारे भी आदमी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 2-4 लोग मर जाएंगे तो उससे कुछ तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं। वो रिकॉर्डिंग ऑडियो ही थी, वो एक प्रूफ बन गया। देखो, ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर
विल बी लायबल, ये बात तुम्हें नहीं पता थी जो मुझे बतानी है, विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन द फर्म। ये तो पिछली बार बताया था, पिछली क्लास में। वो इंटरेस्ट की बात थी, माइनर के इंटरेस्ट की बात थी वो। सेक्शन 30 में बताया था, वो माइनर के लिए था। समझे? तो बात ये है कि जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हुआ है उस दिन से ही पार्टनर के अपनी लायबिलिटी बननी शुरू हो जाएगी। समझे? अब ऐसा भी हो सकता है, मान लो ए और बी पार्टनर थे, सी को उन लोगों ने पार्टनरशिप में रख लिया, और पार्टनरशिप में रखा कौन सी तारीख से रखा? मान लो प्रीवियसली, आज क्या तारीख है? 23 तारीख है ना। और पार्टनरशिप में जो रखा वो रखा 1 जून से, लेकिन वो आया नहीं पार्टनरशिप में एक्ट करने। अब 1 जून से पार्टनरशिप चल तो रही है, नया पार्टनर जो सी है वो तो आज आया है, 1 जून में तो वो एडमिट हो चुका है, आया आज है, तो लायबल आज से रहेगा, जून से, 1 जून से ही वो लायबल बन जाएगा। अरे जैसे स्कूल में होता है, जिस दिन से एडमिशन हुआ उसी दिन से फीस चालू हो जाती है। वो बच्चा कहता है 2 महीने तो मैं स्कूल ही नहीं आया, 2 महीने स्कूल की फीस क्यों दूँ? तो बात यह है कि जब तुम्हारा एडमिशन हुआ है तब से ही देना है। अब तो ये होता है कि एडमिशन भले तुमने सितंबर में लिया हो, मार्च अप्रैल से जोड़ेंगे, लेकिन फीस नया सेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से लिया जाएगा। मतलब माना जाता है कि तुम्हारा एडमिशन तभी होना चाहिए था। कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो बढ़े आगे। ये वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जहाँ पर केस बिगड़ जाते हैं। An incoming partner may be liable for, ये थोड़ा शॉकिंग है, प्रीवियस डेट्स। एक इनकमिंग पार्टनर पिछले डेट्स के लिए भी लायबल बन सकता है। दैट इज that's before the date of एडमिशन। एडमिशन की डेट से पहले के जो डेट्स हैं उनके लिए भी इनकमिंग पार्टनर लायबल बन सकता है। बात समझ में आई? जैसा अभी हमने देखा कि 1 जून से लायबल है, 1 जून से पहले किए हुए एक्ट के लिए लायबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां वही इनकमिंग पार्टनर 1 जून से पहले की जो डेट है मई का या अप्रैल का या किसी का भी, उनके लिए भी लायबल बन सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं? बस शर्त क्या है? इफ़, शर्त ये है कि न्यू पार्टनर हैज़ गिवन हिज कंसेंट। नया पार्टनर अपना खुद का कंसेंट दे दे कि भाई मैं पिछले उधारियों के लिए भी आना चाह रहा हूँ, पहली बात। एंड दूसरी शर्त इसी के साथ जुड़कर आ रही है कि क्रेडिटर हैज़
ऑल्सो गिवन हिज कंसेंट। क्रेडिटर भी अपना कंसेंट दे देते हैं कि भाई हम हमारे पैसों के लिए नया पार्टनर भी लायबल मान के चलेंगे। हम नया पार्टनर तो कह रहा है कि मैं चुका दूंगा, मेरे हिस्से में जितना आएगा डेट प्रीवियस बेसिस पर भी मैं उस चीज़ को रखने को तैयार हूँ। वो तो अपना कंसेंट दे रहा है। और क्रेडिटर लोग भी अपना कंसेंट देंगे कि अगर जो पैसा हमने फर्म को उधार दिया है तब तो ए और बी पार्टनर थे, अब सी आ रहा है तो हमारे उधारियों के लिए सी भी लायबल रहेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ दोनों का कंसेंट चाहिए होगा तब जाकर ये बात पूरी तरह से मान्य रहेगी। एक ने दे दिया कंसेंट, एक ने मना कर दिया तो ये बात मान्य नहीं है। फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक कंडीशन है जो ये दो बातें बताई कि अगर एक पार्टनर चाहे तो प्रीवियस डेट से भी क्या कर सकता है, डेट को ले सकता है। ठीक है, जैसे दिन उसका एडमिशन हो रहा है, उस एडमिशन के डेट से पहले की डेट के जितने भी डेट्स फर्म पे मौजूद होंगे उनमें भी अपनी भागीदारी रख सकता है। शर्तें दो हैं कि पहला शर्त पार्टनर अपनी मर्ज़ी से खुद बोले कि मैं पुराने डेट्स में भी भागीदारी रखना चाह रहा हूँ। दूसरी शर्त साथ ही साथ क्रेडिटर भी ये बात बोले कि हाँ हमारे उधारी में पार्टनर, तुम्हारे नए पार्टनर को भी हम मान के चल रहे हैं, अपना कंसेंट दे दें, तब ये बात हो सकती है। तो ये बात तुम्हें दिखेगा कि सीधे सीधे क्या ये दिस इज़ द कंडीशन ऑफ नोवेशन, है ना। दिस इज़ द रिजल्ट इन नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आया कुछ? यहाँ तक की कहानी क्लियर? ये था सेक्शन 31। पार्टनर को एडमिट कर लिया। अब सेक्शन 32 देखेंगे। क्या है सेक्शन 32? रिटायर करना, लिखवा चुका। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या लग रहा है, क्या बातें होंगी इसके लिए? रिटायर होगा तो कितना शेयर मिलेगा, क्या रिटायरमेंट जो है वो कैसे होना चाहिए? एज पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा ओरल या रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी बात उसमें क्या जो होनी चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ ही होना चाहिए। रिटायरमेंट में कंसेंट क्या लो, वो अकेला उसकी मर्जी होगी तो बाकी पार्टनर भी तो कंसेंट देंगे कि ठीक है रिटायर हो जाओ। मर्जी नहीं, हाँ वो एग्री करेगी। कंसेंट हो, या तो ऐसे कर लें, है ना, या फिर और है दूसरा तरीका रिटायरमेंट का, बाय नोटिस
in the case of partnership at will, पार्टनरशिप एट विल वाले केस में नोटिस दे दें और रिटायर हो जाएं। इसमें टाइम फिक्स नहीं होता ना। अपनी मर्जी से हाँ हम्म। कभी भी बंद कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे देखो। कुछ इसमें ज़रूरी बातें जो ध्यान रखनी है, नोट डाल के लिखोगे। ज़रूरी बात जो पहली है कि लायबिलिटी ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर ceases from the date of giving public notice। देखिए, एक रिटायरिंग पार्टनर की जो अपनी लायबिलिटी है वो मानी जाती है। कब तक मानी जाएगी? जब तक वो नोटिस नहीं दे रहा है। नोटिस दे देने के बाद से लायबिलिटी रिटायर्ड पार्टनर की नहीं मानी जाएगी, वो सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लायबिलिटी रुक गई। नहीं, नोटिस दे दिया, बस काम ख़त्म। अब उसकी लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? नोटिस जब तक नहीं दे रहा है लायबिलिटी बनती रहेगी। फर्म के डेट्स में रिटायरिंग पार्टनर भी भागीदार रहेगा। नोटिस दे देने के बाद सारे भागीदारी ख़त्म रिटायरिंग पार्टनर की। क्लियर हो गया? दूसरी बात, द पब्लिक नोटिस फॉर रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर इज नॉट टू बी गिवन। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो अच्छी बात है, ये तो नहीं देना पड़ेगा। अब सेक्शन 32 तो हो गया ख़त्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लेकिन सेक्शन 32 से मिलकर जुड़ा हुआ दो सेक्शन और हैं, सेक्शन 36, सेक्शन 37, है ना? तो इन्हें भी एक साथ ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। सेक्शन नंबर 36 क्या कहता है ये कि ए रिटायर्ड पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस competitive with the firm after retirement। एक जो रिटायर्ड पार्टनर है, जो रिटायर हो गया है, रिटायर हो जाने के बाद वो अगर कुछ अपना अलग काम करना चाहे तो कर सकता है, और अगर वो काम उसके पुरानी फर्म के कंपटीशन में है तो भी कर सकता है। समझे? एक बात, ये बात तुम्हें पता होगी, पीछे 12th में भी डिस्कस हुआ था कि जो पार्टनर्स हैं, A, B, C पार्टनर हैं,
जब तक ये पार्टनरशिप फर्म में है तब तक तीनों में से कोई भी एक अलग से सेम नेचर ऑफ बिजनेस नहीं कर सकता, यानी कि अपनी ही फर्म का कॉम्पिटिटिव अलग से बन के बैठ के नहीं रह सकता। जैसे ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है, रेस्टोरेंट खोल लिया, और सी ने एक अलग से एक छोटा सा अपना छोटा सा ढाबा या इस तरह का कुछ ओपन करके और रख लिया, फर्म के नाम से फर्म के या अपने किसी के भी नाम से नहीं कर सकता। आई बात समझ? तब तक नहीं कर सकता जब तक रिटायर नहीं हो जाता। रिटायर हो जाने के बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी पार्टनर हैं, आफ्टर रिटायरमेंट कर सकते हैं, कंपटीशन में दूसरे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट नहीं कर सकते। वैसे बाकी पार्टनर रजिस्टर और ट्रेड तो लगा सकते हैं कुछ समय के लिए, लगा सकते हैं रिटायरमेंट। अच्छा आफ्टर रिटायरमेंट ना, बिफोर तो कर ही नहीं बट सकता। आ गया, बट retired partner must not a use the name of old firm, पुराने फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझा? दूसरी बात, represent himself as the partner of old firm, पुरानी फर्म का पार्टनर नहीं दिखाएगा अब अपने आप को। मतलब सी अगर रिटायर हुआ है तो अब वो ये नहीं कहेगा कि मैं ए बी इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ। हाँ, ये कह सकता है कि पहले मैं वहाँ पार्टनर था, अब नहीं हूँ, ठीक है। डील विद द कस्टमर्स ऑफ ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म के कस्टमर्स के साथ डील नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कि ए बी सी पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया, एक अलग फर्म ओपन कर ली, अब जो फर्म पुरानी जो फर्म थी उसी के कस्टमर्स को फ़ोन कर करके कह रहा है कि भाई मैंने एक अलग दुकान खोली है, मेरे पास इधर ही आ जाओ सारे, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत होता ही है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुल गया है, ठीक है, सपोज करो कि 3 लोगों ने मिलके VPN नाम का एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ओपन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। VPN नाम से ओपन किया, VPN, ये 3 अलग अलग पार्टनर है। V पढ़ा रहे हैं अकाउंट, P पढ़ा रहा है मैथ, और N पढ़ा रहे हैं लॉ और इको, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें मैथ के कोई है वो अलग हो गए, P जो मैथ का है वो अलग हो गए, पार्टनरशिप टूट गई। तो अब जब पार्टनर जो अलग हुआ वो अपना फर्म खोलना चाहे, अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोलना चाहे तो खोल सकता है, पहली बात। लेकिन VPN नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। क्लियर हो रही है बात? VPN नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे ही अपने आप को ये नहीं दिखाएगा, जो P जो पार्टनर है वो अपने आप को ये नहीं दिखाएगा कि मैं VPN इंस्टीट्यूट में पार्टनर हूँ। ये बोल सकते हैं कि मैं VPN इंस्टीट्यूट में पार्टनर था, अब नहीं हूँ, ऐसा बोल सकते हैं।
लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं VPN इंस्टीट्यूट में पार्टनर हूँ। दूसरी बात हो गई, क्लियर हो रहा है। तीसरी बात, VPN में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे हैं, उनसे ये डील नहीं कर सकते कि मैंने अपना एक अलग कोचिंग खोल लिया है तो यहाँ पर आके मुझसे पढ़ो, हैं। बात क्लियर हो रही है मेरी? क्या थर्ड वाले में था ना वो सोलिसिट, सोलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन्स हु वर डीलिंग, मतलब उनको अब ध्यान भी नहीं देगा। सोलिसिट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो वही तीसरी बात है कि पुराने कस्टमर्स को डील करने के लिए डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। उनको नहीं फ़ोन कर करके बुलाएगा कि भाई आ जाओ इधर आओ, मेरे पास पढ़ो, मेरे पास पढ़ो, मेरे पास पढ़ो। हाँ, वो बात अलग है कि कस्टमर VPN को छोड़ के खुद आ रहा है, VPN को छोड़ के खुद आ रहा है तो मना भी नहीं कर सकता। भाई कस्टमर की मर्ज़ी है ना, वो कस्टमर के पास तो राइट है ना, राइट टू चूज़। वो ये इंस्टीट्यूट चूज़ करे चाहे ये करे, वो कस्टमर की मर्ज़ी है। लेकिन P जो पार्टनर था, P नहीं बोल सकता कि वहाँ मत जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, फ़ोन कर करके कि मेरे पास पढ़ लो, मेरे पास पढ़ लो, मेरे पास आ जाओ। ऐसा नहीं कर सकता वो। क्लियर है? सेक्शन 36 लगाया जा सकता है। तो वो पार्टनरशिप थोड़ी है, पार्टनरशिप होनी भी तो चाहिए ना उसके लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? चला सर कर दे तो आप कर सकते हो ना, तो पार्टनरशिप में रहना होता। सेक्शन 36 चलो अब सेक्शन 37 देखते हैं। द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और शेयर इन पार्टनरशिप property should be given to the retired partners। दूसरी बात तो यही है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है, रिटायर्ड पार्टनर्स हैं, उसका पार्टनरशिप में जो शेयर है, जो प्रॉफिट है ना, वो सारा उसको मिलना चाहिए, शुड बी गिवन। ठीक है ना। इफ सेटलमेंट, देखो, इफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हैज़ नॉट टेकन, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ, टेकन प्लेस, देन, अगर सेटलमेंट हुआ नहीं
तब क्या होगा, तब यहाँ पर दो कंडीशन आएगी। अच्छा, किसी को नहीं याद आया तो ये पढ़ने के बाद सेक्शन 37 किसी को याद ही नहीं आया तुम में से? सेक्शन 37 हाँ, पार्टनरशिप में पार्टनर अकाउंट एक लास्ट में जाकर रिटायरमेंट और डेथ में एक लास्ट में जाकर एक पॉइंट आया था, टॉपिक आया था सेक्शन 37। नया जुड़ा था टॉपिक सर, नहीं याद आया? जिसमें वो था कि जितना पैसा उसे मिल रहा है वो रीजनेबल है या फिर हाँ, याद आया? याद है उसको। बस ये नहीं याद आया कि वो सेक्शन 37 वहाँ पढ़ा था। ये तो याद है कि टॉपिक क्या था, आंसर भी याद आता है। If settlement of account has not taken place, then section 37 will be applied. 12th की पढ़ाई चीज भूल गए। The retired partner, देखो, the retired partner shall be entitled to profits with the use of share of partnership property by the firm। या तो ये अप्लाई कर दो या फिर दूसरा पॉइंट, या फिर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी shall be transferred to loans and advances and interest at the rate 6% per annum will be provided। रिटायर, देखो दो कंडीशन है, दोनों में जो भी बेनिफिशियल रहेगा रिटायरिंग पार्टनर के लिए वो मिल जाएगा। पहला बात, द रिटायर्ड पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट with the use of share of partnership property by the firm। रिटायर हो गया पार्टनर, उसका सेटलमेंट तो किया ही नहीं, उसको पेमेंट दे दे तो बात अलग है, लेकिन नहीं दिया ना, तो क्या किया जाए कि जिस दिन वो रिटायर हुआ है उस दिन से लेकर जिस दिन उसे पेमेंट मिलेगी, इस बीच जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन से लेकर जिस दिन वो उसे पेमेंट मिलेगी उस दिन के बीच रिटायरिंग पार्टनर फर्म में तो रहा नहीं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, उसका सारा पैसा तो फर्म में ही रहा, तो उसको वहाँ पर इस्तेमाल करके फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी फर्म को। एंटाइटल टू प्रॉफिट with the use of share of partnership property by the firm। रिटायर्ड पार्टनर, क्योंकि अब वो रिटायर हो गया तो कायदे से उस सारी प्रॉपर्टी उसकी अब उसके साथ चली जानी चाहिए, लेकिन वो सारी तो यहीं रह गई, तो वो सारी प्रॉपर्टियां इस्तेमाल करके फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में रिटायर्ड पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो ले लेगा, या फिर जो द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर टू लोन एंड एडवांस अकाउंट।
जिस दिन वो रिटायर हो रहा था उस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है फर्म का, देखा जाता है कि कितना बैलेंस इसका रह रहा है, जो कि अभी फर्म के पास ही रुकेगा। क्योंकि अगर पेमेंट कर दे तो बात ही अलग है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका एक बैलेंस निकाल दिया गया ना, अब वो बैलेंस सारा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जिस दिन उसको पे किया जा रहा है वो रिटायरमेंट वाला दिन और पेमेंट वाले दिन, इस बीच में वो जो अमाउंट फर्म में रह गया उस अमाउंट पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, और फर्म देगी ये इंटरेस्ट रिटायरिंग पार्टनर को। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से समझाऊं? बोलते बोलते मुंह सूख जाता है। ठीक है, तो अब सेक्शन अगला देखते हैं। सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 एक बार रिवाइज करवाना है। देखो, सेक्शन नंबर 37 ये 12th में भी है तुम्हारे, ठीक है, डेथ वाले चैप्टर में दिया हुआ ये एकदम लास्ट टॉपिक है। सेक्शन 37 क्या कहता है कि एक पार्टनर रिटायर हो गया लेकिन उसका जो सेटलमेंट किया ही नहीं है, सेटलमेंट नहीं किया तो यानी रिटायरिंग पार्टनर का पैसा तो फर्म में ही रह गया, वो पैसा फर्म ही इस्तेमाल कर रही है। तो फर्म उस रिटायरिंग पार्टनर को या तो उसके प्रॉफिट का हिस्सा देंगे जिस दिन रिटायर हुआ और जिस दिन उसकी पेमेंट हो रही है, इस बीच में कमाए हिस्से का प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा हैं, या फिर इस बीच जो पैसा फर्म के पास रखा है उसका उसी अमाउंट पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करके दे दिया जाएगा। ठीक है ना, दोनों में जो भी बेनिफिशियल रहेगा, किसके लिए, फर्म के लिए या पार्टनर के लिए? तो पार्टनर के लिए दोनों में से जो बेनिफिशियल है उस ऑप्शन को अवेल कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन 37। सेक्शन 33 को देखा जाए अब। एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। एक्सपल्शन क्या होता है? एक्सपल्शन का मतलब होता है बाहर निकालना, निष्कासन। एक तो रिटायरमेंट पढ़ा तुमने, जहाँ था कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, और एक है निष्कासन, हाँ उसे निकालो बाहर, ये हमारे फर्म को नुकसान पहुँचा रहा है, होता है ना ऐसा। ये अगर एक्सपेंशन करना है, किसी को बाहर निकालना है तो ऐसे ही मर्जी से, अपनी मर्जी से हो जाता है? नहीं, एज पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, और दूसरी बात, द डिसीजन ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ
यहाँ देखो ये क्या है, डिसीजन ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। पूरा भरोसा होता है एक्सपल्शन का, तभी किया जाता है। जो भरोसा होता है मतलब किस पे? ये सामने वाले जो एक्ट कर रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो वही सही है जो दिख रहा है। ठीक है, एक्सपल्शन कर रहे हैं हम, तो निकाल रहे हैं किसी पार्टनर को। तब करते हैं जब कोई हमारा पार्टनर नोट करते हैं। हाँ, मतलब हमें जो दिख रहा है, भले वो गलत कर रहा है, लेकिन जो हमें दिख रहा है वो वही दिख रहा है जो वो कर रहा है। बात समझ में आई? अब एक्सपेल्शन इसलिए किया जा रहा है, मतलब पहली बात तो ये है कि जो पार्टनर कर रहा है हमें वही दिख रहा है, इसलिए हम एक्सपेल्शन कर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहा है वो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो कर रहे हैं, यानी हम जो एक्सपेल्शन कर रहे हैं, वो हम अपने पर्सनल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम फर्म के लिए कर रहे हैं, है ना। फर्म के लिए जो सही है हमें वो कर रहे हैं। तो फर्म हम पे ये भरोसा करके ही तो हमें पावर दे रहा है कि तुम एक्सपल्शन कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब बात यह है कि अगर कहा जाए कि गुड फेथ का टेस्ट करो तो कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ गुड फेथ। पहला, एक्सपल्शन ऑफ द concerned partner is in the interest of firm। किसी भी पार्टनर को निकाला जा रहा है बाहर, तो कोई पर्सनल मैटर नहीं है, सीधा मैटर क्या है? फर्म को नुकसान नहीं हो। द डिसीजन ऑफ एक्सपल्शन must be taken by the majority of partners। यहाँ ऑल पार्टनर नहीं लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर है। ठीक है, तीसरा, द पार्टनर टू बी expelled must be heard। जिसे बाहर निकाला जा रहा है उसे ये बात पता होनी चाहिए कि उसे निकाला जा रहा है, उसे बताया गया हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि निकाल रहे तो बस निकाल ही दे, हैं? ए बी सी डी है, अब ए और बी ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि डी को निकालना है, हो गया ना, मेजॉरिटी तो हो गई। ए और बी का कंसेंट आ गया, ये डी को निकालो बाहर। तो ऐसा थोड़ी है कि बस कंसेंट आया तो डी को उठाया और बाहर फेंक दिया कि भाई चल निकल भाई, ऐसा थोड़ी है ना। डी को भी राइट टू स्पीक तो है, बोलने का अधिकार है ना, अपनी बात प्रेजेंट करने का अधिकार उसके पास भी है, तो उसे मौका दिया जाएगा। पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड मस्ट बी गिवन .
reasonable opportunity to express his viewpoints। ठीक है ना। उस जो पार्टनर जिसे निकाला जा रहा है उस पार्टनर को रीजनेबल टाइम दे आ जाए ताकि वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर ऐसा है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला आ जाएगा, अगले में नोट डालो। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर मेड इन गुड फेथ amounts to regular expulsion। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर मेड इन गुड फेथ। गुड फेथ में अगर किसी पार्टनर का एक्सपल्शन कर रहे हैं तो माना जाएगा कि ये रेगुलर एक्सपेंशन है। रेगुलर एक्सपेंशन मतलब नॉर्मल एक्सपल्शन है। ठीक है, नॉर्मली एक्सपल्शन जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से किया है। दूसरी बात, द लायबिलिटी ऑफ expelled partner comes to an end from the date of giving public notice। जिस पार्टनर को एक्सपील किया गया है, निकाला गया है, उस पार्टनर की भी अपनी कुछ लायबिलिटियाँ रही होंगी फर्म के तरफ से। वो उन लायबिलिटियों से छुटकारा पा लेगा अगर पब्लिक नोटिस दे देगा तो। ठीक है, हाँ ना बोल दिया करो कुछ। पार्टनर ने पार्टनरों ने निकाला उसे। पार्टनर ने निकाला, दो पार्टनर ने एक पार्टनर को निकाल दिया। ठीक है, और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अभी भी लाइव है। दे दिया तो लाइव है। 33 खत्म। अब 34 देखते हैं। बोनाफाइड तो क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंसी तो पता है ना? तो ए पर्सन ceases to be the partner
in the firm from the date of adjudication of insolvency by the court. एक पर्सन सीज कर लिया जाएगा पार्टनरशिप से। सीज कर लेने का मतलब है कि अब उसे पार्टनर बनने से रोका जा रहा है ना। ए पर्सन सीज टू बी द पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का असल में ये एक लॉ वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है डिक्लेयर करना। तो एडजुडिकेशन क्या हो गया, एक लॉ वर्ड। तो एक पार्टनर को पार्टनर मानने से मना कर दिया जाएगा या पार्टनर बनने से मना कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बाय द कोर्ट। जिस दिन कोर्ट ने उस पर्सन को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, ठीक है, उसी दिन से वो पार्टनर बनने के लिए भी, मतलब पार्टनर मानने से भी मना कर दिया जाएगा उसे। कोई दिक्कत नहीं। अगला, द शेयर ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इन फर्म्स प्रॉपर्टी will be liable up to the date of adjudication of insolvency by court but not afterward. The share of insolvent partner in the firm's property will be liable up to the date of adjudication of insolvency by the court but not afterward. यही तो बात बताया। एक इंसॉल्वेंट पार्टनर की बात करें तो उसकी जो अपना जो शेयर है लायबिलिटी का या जिन भी चीज़ों के लिए वो लायबल है, वो उस दिन तक है जिस दिन उसे इंसॉल्वेंट घोषित किया जा रहा है, ठीक है। जैसे दिन उसे इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया, उसके बाद से अब वो किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं है। फर्म कुछ भी कर रही है, वो फर्म में लायबल नहीं रहेगा। क्लियर। अगली बात, नो पब्लिक नोटिस required in the case of insolvency of partner. No public notice is required in the case of insolvency of partner. बाकियों में तो पब्लिक नोटिस की जरूरत पड़ रही थी सब में, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पब्लिक नोटिस की। पब्लिक नोटिस इसलिए करते हैं ताकि पब्लिक नोटिस इसलिए करते हैं ताकि कोई इन्वेस्टमेंट करे तो पता चल जाए कि ये पार्टनर नहीं है, इसलिए होता है ना।
हाँ, हाँ, तो इंसॉल्वेंसी लाइबिलिटी के लिए भी, मतलब सारी चीज़ों के लिए, मतलब फर्म्स के साथ अगर पब्लिक डील कर रही है, सब कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक नोटिस इसलिए दिया गया है कि पब्लिक को ये बात पता रहे कि अच्छा ये प्राणी दिख तो रहा है फर्म में, लेकिन ये पार्टनर है नहीं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो इंसॉल्वेंसी वाला केस है, इंसॉल्वेंसी के ऊपर एक केस लॉ है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सही है, केस स्टडी है। गार्नेर वर्सेस मुर्रे। सेक्शन 37 जब पढ़ाया था 12th में, तो वहाँ गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है जी। तो बात ये है यहाँ पर कि जो पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायर भी नहीं हुआ, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसकी अपनी जो लायबिलिटी बनती है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, मतलब जिस दिन वो इंसॉल्वेंट घोषित हो रहा है उसी दिन तक की उसकी लायबिलिटी बनती है, और कोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी बेच के जितनी रिकवरी हो रही है, जितने परसेंट रिकवरी हो रही है, वो केवल अब उतने परसेंट के लिए लायबल रहेगा। नॉर्मल इंसॉल्वेंसी का केस भी यही है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर बचा हुआ हिस्सा, क्योंकि कुछ हिस्सा ही तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के पैसे, प्रॉपर्टी को बेच के चुकाया जा रहा है, बाकी का पैसा ए और सी के जितने शेयर बनते हैं वो तो अपना चुका ही रहे हैं, लेकिन बी ने सारा पैसा तो चुकाया नहीं, कुछ तो कम रह गया। क्या वो जो कम बचा वो ए और सी चुकाएंगे अपने पास से? बोलो। कौन चुकाएगा सर? ए और सी नहीं चुकाएंगे। फर्म क्यों चुकाएगी? वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो इंसॉल्वेंट हुआ उसके हिस्से से स्टेट से लेंगे ना पैसा। एक ऐसे ही नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ए बी सी पार्टनर है, बी इंसॉल्वेंट हो गया, कोई उधारी थी तो पहले तो तीनों के ऊपर थी, हैं, तीनों के ऊपर थी। बी इंसॉल्वेंट हो गया तो कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के आ गया, कुछ नहीं आया। लाइबिलिटियाँ बी के हिस्से जितनी बची थी, मतलब तीनों में लाइबिलिटी बटी हुई है ना, तो ए और सी तो अपना अपना चुका ही रहे हैं, लेकिन बी नहीं चुका रहा, तो क्या ए और सी चुकाएंगे? इसको उधार लिया था। As per the section कॉन्ट्रैक्ट में 33 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें तो ये है अगर जॉइंट प्रोमिसर है तो वो तो चुका देंगे अदर को, वही तो कह रहा था मैं पर भी। बाद में ए और सी रिकवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ ए और सी रिकवर नहीं कर पाएंगे। बात यहाँ पर भी वही है। बैठ हो जाएगा हाँ, ए और सी, फॉर्म चुका ए और सी लाइबिलिटी तो चुकाएंगे बी वाली, लेकिन बी से रिकवर नहीं करेंगे। यही तो कह रहा था। बात क्लियर हो गई? स्टेट से करेंगे ना। रियल एस्टेट को तो बेच के ही तो पैसा आया है। मेरी बात क्लियर हो गई अब? तो गार्नर वर्सेस मुर्रे एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट केस लॉ है ये इंसॉल्वेंसी के केस में।
देखा जाए इसके बारे में, गार्नर वर्सेस मुर्रे, तो ये एक तरह का तो अब तो ये रूल बन गया है। गार्नर वर्सेस मुर्रे ये रूल बन गया है अब बहुत ज़बरदस्त केस था। क्या है केस? द लॉस arising out of the insolvency of a partner is to be borne by solvent partners, by the solvent partners in last agreed capital ratio। देखो किस रेशो में बांटा जा रहा है? तो लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशो, मतलब जो उनका रिसेंटली कैपिटल रेशो चल रहा है, एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी जो कैपिटल रेशो था उसी रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और सॉल्वेंट पार्टनर उस खर्चे को देखेंगे। इट मस्ट बी ब्रॉट बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स in cash। चलो एक बार ठीक से देखते हैं इसे। गार्नेट वर्सेस मुर्रे रूल क्या कहता है? ये रूल, द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज टू बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशो। मतलब कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसॉल्वेंट हुआ है तो ऑब्वियसली उसके प्रॉपर्टी से जितना रिकवरी हो रहा है बस उतना ही वो लायबिलिटी चुकाएगा, बाकी लायबिलिटी नहीं चुकाएगा। तो बाकी की लायबिलिटी कौन चुकाएगा? फिर सॉल्वेंट पार्टनर्स चुकाएंगे। वो अपना अपना हिस्सा तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे, साथ में जो रिटायर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका हिस्सा भी चुकाएंगे। अब किस रेशो में चुकाएंगे? तो वो कैपिटल रेशो में, एग्रीड कैपिटल रेशो में सॉल्वेंट पार्टनर्स लायबिलिटी को चुकाएंगे। इट मस्ट बी ब्रॉट बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन कैश। सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आएंगे चुकाने के लिए। जब तक भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ था तब तक तो तीनों का अपना अपना अमाउंट था। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको अमाउंट से। ठीक है, एक एग्जांपल लिया जाए, अगर एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए की अपनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी ए की जो है वो है 23,000, इसकी भी 23,000 और सी के लिए 23,000। ठीक है, बी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, बी इंसॉल्वेंट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब ये आ जाता है कि 50% रिकवरी हो गई, 50% रिकवरी हो गई। तो 23,000 का 50% 11,500। तो ये तो रिकवरी हो गई, ठीक है। बाकी 11,500 का बैड डेट हो गया। अब मेन बात
कि ये जो 23,000, ए ने अपने 23,000 चुका दिए, सी ने अपने 23,000 चुका दिए, बी ने अपने 23,000 में 11,500 चुकाए, समझे। अब ये जो 11,500 है ये कौन चुकाएगा, तो ये चुकाएगा ए और सी, समझे। और किस रेशो में, एग्रीड कैपिटल रेशो में चुकाएंगे। जो भी आए, जितना भी आए, इतना हिसाब से चुकाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन को समझने में। अब आज के कोटे में आखिरी सेक्शन देखते हैं। सेक्शन नंबर 35, डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर का डेथ हो जाए तो क्या होगा, ये भी तुमने पढ़ाई है। ए डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज पार्टनर मतलब जो मर गया। डिसीज पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर, अब उसे पार्टनर मानने से रोका जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। जिस दिन वो मर गया उस दिन के बाद से अब उसे पार्टनर मानने से मना कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, मान लो फिर आ गया 4 दिन बाद, बोले कि अभी हम जिंदा हैं। अप टू द डेथ द लायबिलिटी will be on the share of deceased partner in firm's property। अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन लग रही है जो रिटायरमेंट की थी। अप टू द डेथ हैं, डेथ तक तो सारी लायबिलिटी जो थी वो सभी पार्टनरों के सिरे थी, तो मरने वाले पार्टनर के ऊपर भी थी, ठीक है। लेकिन बट देयर विल बी नो लायबिलिटी आफ्टरवर्ड, उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बचती है। मरने से पहले तक की सारी लायबिलिटी उसकी है। नहीं, नहीं होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शिफ्ट नहीं होगी। अब तीसरी बात, पब्लिक नोटिस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें भी पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे रिक्वायरमेंट बोला मैंने तो रिक्वायरमेंट ही लिख दिया पूरा। इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन। यहाँ कोई भी पब्लिक नोटिस की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, अगर जो है कि इसका सेटलमेंट नहीं किया, पार्टनर एक्सपायर तो हो गया है, डेथ कर गया है, लेकिन उसका अकाउंट सेटल नहीं किया गया है, फिर क्या करेंगे? थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। पार्टनर डेथ कर गया लेकिन अभी उसका अकाउंट सेटल नहीं किया गया है, 1 आध 2 6 महीने बाद सेटलमेंट किया जा रहा है। इसके बीच का जो भी तो सीधी बात बोलो, सेक्शन 37 लग जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टेक्स प्लेस
टेक्स प्लेस एज पर सेक्शन 37। याद रहेगा? सेक्शन 37 के तहत इस पे सेटलमेंट का जो है कि तैयारी कर दी जाएगी। हो गया? 31 से लेकर 37 तक। सर एक लास्ट रह गया इसमें, लिमिट का होगा। अब क्या रहता है? क्या रहता है अब? क्या एक रह गया, गारंटी वाला है। सेक्शन 38। हाँ सुनो सर, एक लाइन चलो, तो जो एक कोटा था पूरा 31 से 37 तक, पूरा क्या था ये? रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना? असल में रिकॉन्स्टिट्यूशन 31 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 29 से ही शुरू हो गया था। 29 सेक्शन 30 उसमें शेयरिंग प्रॉफ इंटरेस्ट, अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये सेक्शन 29 था। फिर सेक्शन 30 में माइनर के बारे में बात आ गई, सेक्शन 31 में एडमिशन के बारे में बात आई, सेक्शन 32 में रिटायरमेंट आ गया, 33 में एक्सपल्शन आया, 34 में इंसॉल्वेंसी आ गई, सेक्शन 34 में इंसॉल्वेंसी। फिर 35 में डेथ हो गया, 36 में और 37 में दोनों में 36 में रिटायरमेंट की ही बात बोली और 37 में सेटलमेंट की बात कर दी। ठीक है, ये सारा था रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने आज की सभा को यहीं समाप्त कर देंगे। सेक्शन नंबर 38, सर इसका क्या चल रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना। रिवोक करना मतलब क्या हो गया? रोकना। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में बता ही दिया था। रिवोकेशन का मतलब क्या है? मना करना, है ना? मना करना यानी अगर कोई काम हो रहा है तो उस काम को कंटिन्यू करने से मना कर देना। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर? गारंटी का काम हो रहा है। कोई थर्ड पर्सन किसी पार्टनर की गारंटी दे रहा है ना? कोई थर्ड पर्सन है, वो एक पार्टनर की गारंटी कंटिन्यू कर रहा है। अब वो पार्टनर चाहे तो थर्ड पर्सन की गारंटी को रिवोक कर सकता है। ए बी सी पार्टनर हैं, सी की गारंटी ले रखी है किसी और एक्स ने, है ना? तो अब सी चाहे तो उसके सी एक्स की गारंटी को रिवोक कर सकता है। ठीक है ना? तो ये हो गया रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। लिखो, कंटिन्यूइंग गारंटी given by a third party in respect
of transaction of the firm or partner, ठीक है, फर्म या पार्टनर द्वारा किए ट्रांजैक्शन के लिए कोई थर्ड पार्टी गारंटी अगर लेती है तो will be revoked with the reconstitution of the firm, ठीक है। नया फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो तो इस गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 38 इतना था और इतना ही था। एक बार और दोबारा देख लो, सेक्शन 38 क्या कहता है? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग गारंटी, बार बार पार्टनर मुझे मान पे आ रहा है। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, किसी पार्टनर ने फर्म के या पार्टनर द्वारा किए एक्ट को लेकर गारंटी दे रखी हो तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगा, है ना। तो ऐसे में अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, समथिंग समथिंग कुछ भी हो रहा है अगर, तो चाहे तो थर्ड पार्टी की गारंटी को एट द टाइम ऑफ रिवोकेशन, एट द रिकॉन्स्टिट्यूशन रिवोक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, बोला जा सकता है कि अब क्योंकि नया फर्म बन गया है अब तुम गारंटी कंटिन्यू नहीं करोगे। समझ में आ गई बात? चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अगर कंटिन्यू करना होगा तो फिर नए तरीके से बताना पड़ेगा ना, और नए तरीके से अगर नहीं बताया है तब क्या करेंगे? मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया, लेकिन इस बारे में डिस्कस नहीं हुआ कि थर्ड पार्टी की गारंटी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, तब क्या किया जाएगा? रहेगी सर, मान लिया जाएगा कि रहेगी। विल बी रिवोक्ड, विल बी रिवोक्ड। नया फर्म बना, थर्ड पार्टी की गारंटी अपने आप ही ख़त्म। लेकिन अगर कंटिन्यू रखना चाहो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर ये बात बताना पड़ेगा, वही बताएगा ना थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना पड़ेगा। हाँ। कोई दिक्कत है? आ गया सेक्शन 38 क्लियर समझ में? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा आज पढ़ लिया।